प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं सरोज मिश्रा ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ जाना, ज्योतिष क्या है, उसकी प्रासंगिकता कितनी है, उसकी उपयोगिता कितनी है, और इसके अलावा हमने ज्योतिष के 9 ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के बारे में भी जाना। प्रिय मित्रों, जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई जातक क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। जातक मतलब जो व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाना चाहता है उसी को जातक कहते हैं। जब कोई जातक अपनी कुंडली दिखाना चाहता है तो उसके लिए 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उसका जन्म समय क्या है, उसका जन्म स्थान क्या है और उसकी जन्म की तारीख क्या है। इसके आधार पर हम किसी भी जातक के भविष्य के बारे में जान सकते हैं। प्रिय मित्रों, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब ब्रह्मांड में जब व्यक्ति पैदा होता है तो ब्रह्मांड में उस समय जो उसका चित्रण होता है वही जातक की कुंडली होती है। और उस समय पूर्वी दिशा की तरफ जो राशि होता है, जो ग्रह होता है, उसी के आधार पर व्यक्ति के लग्न का निर्धारण होता है। और प्रिय मित्रों, मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप कुंडली देखना चाहते हैं, कुंडली सीखना चाहते हैं तो आपको इन ग्रहों से खेलना होगा, ग्रहों को समझना होगा, नक्षत्रों को समझना होगा, राशियों को समझना होगा। तो प्रिय मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने अगले वीडियो में आपको राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में और नक्षत्रों के बारे में एक एक चीज बारीकी से समझाएंगे। प्रिय मित्रों, एक बात तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि बचपन की किताबों में आपने, विज्ञान की किताबों में, भूगोल की किताबों में 9 ग्रहों के बारे में पढ़ा होगा। मगर प्रिय मित्रों, ये 9 ग्रह हमारे ज्योतिष के 9 ग्रहों से थोड़े से भिन्न हैं। विज्ञान में जहाँ चंद्रमा को एक ग्रह न मानकर उपग्रह की उपाधि दी जाती है, वहीं पे हमारे ज्योतिष में चंद्रमा को एक प्रमुख ग्रह की उपाधि दी जाती है। या यूँ समझिए कि हमारे ज्योतिष में सूर्य को जहाँ राजा माना गया है, वहाँ चंद्रमा को रानी की उपाधि दी गई है। और यह किसी भी जातक के मन का निर्धारण करता है। तो प्रिय मित्रों, जो ज्योतिष की पहली भिन्नता तो ये है कि यहाँ पे चंद्रमा एक उपग्रह न होकर एक ग्रह है। इसके अलावा प्रिय मित्रों, हमारे ज्योतिष में 2 महत्वपूर्ण ग्रह राहु और केतु माने जाते हैं, जिसका विज्ञान की किताबों में ग्रह के रूप में किसी भी तरह से मान्यता नहीं दी जाती है और ज्योतिष में इसे छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। ये ग्रह छाया ग्रह क्यों कहलाते हैं, इसके बारे में हम अपने आगे की श्रृंखला में जब मैं एक एक चीज स्पष्ट करूंगी तो आप स्वयं समझ जाएंगे। और प्रिय मित्रों, राहु और केतु का तो हमारे ज्योतिष में इतना ज्यादा महत्व है कि अगर किसी जातक से कह दिया जाए कि आपके कुंडली में राहु की दशा चल रही है या केतु खराब है, तो वो व्यक्ति तुरंत ही मंदिर की तरफ उन्मुक्त हो जाता है और पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करने लगता है। लेकिन प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र डरने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। और एक ज्योतिषी होने के नाते इस डर को खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए प्रिय मित्रों, मैं अब अपने आगे की वीडियो में आपको इन 9 ग्रहों के एक एक रहस्य को खोलूंगी और 12 राशि में उसके स्वभाव क्या है, 12 राशियों का स्वरूप क्या है, नक्षत्र क्या है और नक्षत्रों की एक एक चीज का स्पष्टीकरण मैं अपने अगले वीडियो में करने वाली हूँ। इसलिए मेरे वीडियो को क्रमवार ध्यान से अवश्य देखिए ताकि आप भी भविष्य में एक अच्छे ज्योतिषी बन सकें और कम से कम इतना तो अवश्य हो जाए कि आपको कोई भी
पंडित मूर्ख न बना सके और आपकी गाढ़ी कमाई अपने पास न ले सके। तो प्रिय मित्रों, चूंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे विराम दूं और अपने अगले वीडियो को लेकर मैं जल्दी प्रस्तुत होंगी। हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप मेरे अगले वीडियो को तभी समझ पाएंगे जब मेरे पिछले वीडियो को ठीक से देखे होंगे। इसलिए मेरे एक एक वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और अपना सहयोग बनाए रखिए, ताकि ज्योतिष से हम लोग डर को खत्म कर सके और विश्वास को बढ़ा सके और भविष्य में फिर कोई व्यक्ति ये न कहे कि ज्योतिष बेकार की चीज है, कुंडली कुछ नहीं होता है और पंडित सिर्फ मूर्ख बना के पैसा ऐंठते हैं, क्योंकि सच्चाई इससे परे है और इसी सच्चाई को सबके सामने स्पष्ट करना ही एक ज्योतिषी का कर्तव्य है, जिसे मैं निभाना चाहती हूँ। आपके सहयोग से धन्यवाद।